कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना। टेक्नोलॉजी है, अपना कंट्रोल रहता नहीं ज़्यादा इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट, assessing the feasibility of one nation one elections. Context: high level committee on one nation one election has received a majority of over 20,000 responses indicating support of the concept of holding simultaneous elections in India. तो इंडिया में 20,000 लोगों के बीच में सर्वे, 20,000 लोगों ने अपने जो रिव्यूज़ हैं उन्होंने सेंड किए हैं दैट वी वांट वन नेशन वन इलेक्शंस। एंड अब कमेटी ने रिकमेंडेशंस मांगी थी, लोगों से पूछा था कि बताओ क्या करना चाहिए, कि वन नेशन वन इलेक्शंस हो जाना चाहिए इंडिया में। देखो बेटा, ये एक टेक्निकल इशू है और पॉलिटिकल इशू भी है। पहली बात ये कि 20,000 लोगों ने जो कमेटी है उसको कहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब इंडिया बना था उस टाइम पे यही था, एक देश के अंदर एक ही इलेक्शन होता था, स्टेट के इलेक्शन उसी टाइम पे होते थे और जो लोकसभा के इलेक्शन भी और विधानसभा के इलेक्शन सेम टाइम पर होते थे। बाद में चल के फिर लोकल बॉडीज आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, और उसके बाद चेंजेस आने के बाद फिर अब स्टेट्स के ऊपर एक तरह से प्रेशर रहता है। स्टेट्स 5 साल के अंदर 3 बार इलेक्शंस करती हैं और 3 बार में कम से कम 6-6 महीने इलेक्शंस के अंदर जाते हैं। इसका मतलब ये कि 5 साल के अंदर 18 महीने तो काम होता ही नहीं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप स्कूल टीचर्स का रोल भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल टीचर्स वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल्स और उसके बाद फिर उनको वोटर लिस्ट बनानी होती है। काम सिर्फ उन्हीं को मिलता है। उसके अलावा स्टेट भी फिर अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करती हैं, वो ज़्यादा पीपल सेंट्रिक पॉलिसी या फिर ये को अपीजमेंट पॉलिसीज़ ले आती हैं। फिर उसके बाद कॉमन सिविल कोड है वो भी लगता है, सॉरी जो इलेक्शन कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी लग जाता है। तो देयर आर सो मैनी इश्यूज जिसकी वजह से लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। पर एक सेंस में ये भी लगता है कि जो एक ही टाइम के ऊपर इलेक्शन हो जाएं तो कंपैरेटिवली बेटर है। और एक ही बार में सरकारें जो हैं इलेक्शंस कराना, पता है कि ये इलेक्शन का टाइम है, 2-3 महीने इलेक्शंस होंगे उसके बाद काम खत्म, तो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा ठीक जिम्मेवारी से अपना काम कर सके। नहीं तो हम स्टेट हमेशा इलेक्शन मोड में रहेगा। दिस इज़ द बेसिक इशू। और इसको लेके जो व्यूज़ हैं बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिए हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इस टाइप के आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार ये एथिकल से जुड़ जाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जितना सही है उतना गलत है, क्योंकि हर चीज़ के 2 ही एस्पेक्ट होते हैं। होना चाहिए एक सेंस में लगता है, एक सेंस में लगता है नहीं होना चाहिए। तो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन envisages simultaneous elections for all states. Lok Sabha requires a restructuring of Indian election cycle of synchronization, aims to reduce electoral expenditure, enhance the functioning of the government, increases voter turnout and streamline administrative processes. Pros क्या कहते हैं? Expenditure reduction. In 2014 general election cost as estimated 3,870 crore. Simultaneous elections could significantly reduce the election related expenses. Efficient government functioning क्या कहती है? Model code of conduct affects government's business twice in a 5-year circle. वही पॉइंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट affects government's business twice in a 5-year. तो 2 बार तो ये हो गया, लोकसभा की इलेक्शन, विधानसभा की इलेक्शन, फिर लोकल बॉडी इलेक्शंस भी आते हैं, वो भी इसमें भी काम इफेक्ट होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस अलाउ, हालांकि वो इलेक्शन अभी भी अलग ही होंगे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस अलाउ रूलिंग पार्टीज टू फोकस ऑन गवर्नमेंट रादर देन द इलेक्ट्रेनिंग। तो इलेक्शनियरिंग, सॉरी, गवर्नेंस रादर देन इलेक्शनियरिंग। तो इससे बेटर है कि सरकार लगातार इलेक्शंस के ऊपर निगाह रखे। और सरकारें प्रेशर में हमेशा रहती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, प्रेशर में रहती हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, इस स्टेट में सरकार चलेगी, स्टेट में आ गई, तो सरकारें हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं। जैसे अब उसके पीछे एक बड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। इंडिया में स्टेट्स हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग हर साल लगभग 2-3-4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस का प्रोसेस चलता है। तो उस इलेक्शन के रिजल्ट से परसेप्शन डेवलप होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर क्या चेंजेस आए। तो इलेक्शन मोड में दोनों सरकारें रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है। और अगर ये एक ही बार में हो जाएगा तो कम से कम इस चीज से तो मुक्ति मिल जाएगी। सो देन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अफेक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस ट्वाइस इन अ 5 years. Simultaneous elections allow ruling parties to focus on the government rather than the electioneering.
उसके बाद इंक्रीज वोटर टर्नआउट फिजिबिलिटी, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि अगर दो टाइम पे एक टाइम के ऊपर दोनों इलेक्शंस हो जाएं तो हो सकता है कंपैरेटिवली वोटर जो टर्नआउट है वो इंक्रीज होगा। और ध्यान रखना, हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था दैट इन डेमोक्रेसीज लाइक अमेरिका देयर इज रिलक्टेंस टू वोट। तो अमेरिका के अंदर वोट डालने वाले लोग जो हैं बड़े थोड़े होते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वोट डालने नहीं जाते। इंडिया में कंपैरेटिवली ये दिन खास दिन होता है, इसको लेके भूतनाथ करके नाम से फिल्म भी आई थी, इसी तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए। और प्रैक्टिस, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसा होगा तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द थिंग विच आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग मोर इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन डे। अब वोटर टर्नआउट कंपैरेटिवली इंडिया में बढ़ा है, 70% 80% तक लोग वोट कर रहे हैं कुछ कुछ एरियाज में, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर 80-90% तक की वोटिंग हो रही है। तो इंक्रीज वोटर टर्नआउट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, इसके लिए तो हम लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इस तरह, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है, क्योंकि स्टेट्स को भी अपने इलेक्शंस कराने हैं, और अगर ऐसा कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इसके लिए, क्योंकि स्टेट्स को एग्री करना जरूरी है, 50% प्लस स्टेट्स का एग्री हो जाना जरूरी है यहाँ पे। अगर स्टेट्स एग्री होंगे तो हो सकता है कि इंडिया में ऐसा लॉ बन जाए कि सभी स्टेट्स के लिए कॉमन इलेक्शन हो जाए, तो वन नेशन वन इलेक्शंस का मामला। तो रिकमेंडेशंस ऑफ द लॉ कमीशन इंडिकेट्स नेसेसरी टू एटलीस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356 सब में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 एंड 172 स्पेसिफाई द 5-year tenure फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। तो 5 साल की टर्म फिक्स है अगर उसको डिसॉल्व नहीं कर देते। रेटिफिकेशन बाय स्टेट, द लॉ कमीशन 2018 ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रपोजल दैट एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट शुड रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। रेटिफिकेशन बाय स्टेट इज क्रूशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज्ड चेंजेस। तो 50% स्टेट्स का एग्री होना जरूरी है। Step 6 by the government, formation of high level committee, September 23, Union Committee establishes high level committee on one nation one election chaired by former President Ramnath Kovind। कमेटी बनाई गई थी। The committee has convened 3 meetings and sought input from the nation and the state political parties। उनसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए। Conclusion and way forward, potential impact of the democratic setup, acknowledging the potential of reshape the fundamentals of the democratic setup and impact of the federal structure, urgent examination of legal issues क्रूशल फॉर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यह असेंशियल रहेगा। तो बिलीव टू बूस्ट वोटर टर्नआउट, ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी बर्डन्स, एंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज विद द फोकस ऑन डेवलपमेंट। तो सरकारों को काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, सरकारें सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने वाली नहीं रह जाएंगी, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, लोगों की पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखो एक चीज़ कन्फर्म है कि पिछले कुछ सालों से व्हाट यू हैव सीन के स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस में डिफरेंस मिलता है, और उसी डिफरेंस को आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था और उसको बीजेपी को बड़ी थोड़ी सीटें मिली थी, और जब दोबारा इलेक्शंस हुए लोकसभा के, आम आदमी पार्टी को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। तो इसका मतलब पीपल आर अवेयर कि उनके लिए कौन सा सीएम बेटर है और कौन सा पीएम बेटर है। और उसके बाद कौन क्या है इसके, नेशनल एंड स्टेट इश्यूज में डिफर पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग वोटर डिसीजन। तो इशू ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं और उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। जिस पार्टी को लोकसभा में वोट करने जाएंगे हो सकता है उसको विधानसभा में भी वोट कर दें। देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस माइट नॉट अलाइन विद द डाइवर्स कंसर्न्स ऑफ द वोटर्स। फेडरलिज्म कंसर्न्स imposing president's rule during the interim period between synchronized elections can challenge federalism। तो फेडरलिज्म का ढांचा क्या होता है, फेडरलिज्म के अंदर हर एक यूनिट जो है इंडिपेंडेंट है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनके अंडर नहीं आती, एक सेंस में अंडर आती है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा स्टेट गवर्नमेंट वो करेंगी, ऐसा नहीं है। तो यही फेडरलिज्म है। इंडिया और अमेरिका का फेडरलिज्म एक सेंस में कुछ बहुत हद तक सेम है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा यहाँ पर इंडिया में कुछ केसेस के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इसी करके अमेरिकन या फिर वेस्टर्न फिलोसफर्स इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं कहते, उसको सेमी फेडरल कहते हैं या क्वासी फेडरल कहते हैं। So imposing president's rule during the interim period between synchronizing elections challenges federalism। तो postponing state elections until synchronization could undermine democratic principles। तो फिर वहां पर भी है जहां तक इलेक्शन नहीं कराने तब तक उनको होल्ड करके रखना, ये भी अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। Reduce accountability, holding elections once every 5 years might reduce government accountability, ये भी एक एस्पेक्ट है, accountability गवर्नमेंट की कम हो जाएगी। तो frequent elections are seen as mechanism to keep legislation accountable। तो लीगल कंसर्न क्या है, एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 के अंदर असर्ट्स दैट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस फॉर द स्टेट। तो स्टेट बाउंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और उनके इलेक्शन जो है सेपरेट होने ही चाहिए।
देन उसके बाद frequent elections are seen as mechanism to keep legislature accountable. और legal concerns, SR बोमई के बाद constitution provides sufficient specific tenure for the state legislation and union parliament. Introducing a common election process necessitate altering the existing duration of the several state legislations. तो role of current committee क्या कहते हैं? The committee must assess whether constitutional amendments require state ratification. तो analysis and recommendations of addressing challenges in implementing simultaneous elections और ensuring continuity. Safeguards required to ensure the seamless continuation of the cycle of simultaneous elections, balancing the reduction of election-related expenses with maintain the federal structure and effective government. देखो इसमें कोई शक नहीं है कि expenses कम होंगे, सरकारों के खर्चे कम हो जाएंगे, एक ही टाइम पे elections होंगे. तो maintaining balance, addressing the need to reduce election expenses while upholding the principle of federal policy, ensuring effective government remains a priority amidst the proposal changes. In conclusion, the feasibility of one nation, one election hinges on addressing legal intricacies, securing state ratification, diversing safeguard and continuity of the electoral cycle, striking a balance between cost reduction and preserving the federal structure. ये बहुत जरूरी है, पैसे भी बचा लो आप, कोई बात नहीं, और फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एसआर बोमई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे चुका है, फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. Imperative the successful implementation of this proposal electoral reforms. Next, dynamics surrounding the Chinese vessels in Maldives, implications from India-Maldives relations. The Maldives government has clarified that Chinese research vehicle Xinjiang Hong3 will make a port call, not conduct research in Maldives waters. The vessel planned arrival in Malé in February 8, following exploration in the southern Indian Ocean, has drawn attention in the context of deteriorating India-Maldives ties. अब इशू क्या है? चाइना का ये एक शिप है और चाइना ने इसके ऊपर बहुत सारे इक्विपमेंट लगा रखे हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं. इसके अलावा इसमें बहुत सारे रडार्स लगा रखे हैं. तो उन रडार्स का रोल क्या है कि जो भी मिसाइल उड़ेगी, जो भी जहाज उड़ेगा, जो भी वहाँ पे सबमरीन्स हैं, उसके बारे में ये डाटा कलेक्ट करता है. और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि डाटा भी कलेक्ट करता है प्लस हमारी इन्फॉर्मेशन इन तक चली जाएगी. तो हम नहीं चाहते कि ये इंडियन ओशन के अंदर घूमे, पर इंडियन ओशन तो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो इंटरनेशनल वाटर में कहीं आके रुकना तो इसको पड़ेगा ये सब करने के लिए. तो कभी ये श्रीलंका आता है, कभी ये म्यांमार जा रहा है. अभी क्योंकि उसके म्यांमार इंडिया रिलेशन थोड़ी टेंस हो गई, इस करके म्यांमार जा रहा है, तो इंडिया ने एतराज किया, बोला नहीं जी ऐसे नहीं आ रहा, उन्होंने हमारे पास एक्सेस की, कहा है कि हम पोर्ट के ऊपर रुकेंगे और वो रिसर्च विचर्च कोई नहीं करेंगे, कोई उनके इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे. ऐसा कभी हो सकता है? तो डिटीरियोरेटिंग इंडिया मालदीव टाइज, द मालदीव फेसेस टेंशन विद इंडिया एंड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू and demands the withdrawal of Indian troops and seeks to strengthen the ties with China. Permission for Chinese research vehicle docking adds to the strain, echoing similar concern raised by India and Sri Lanka. और इंडिया इन श्रीलंका में भी यही हो रहा था, वहां पर आके भी यही डॉकिंग कर रहा था, वहां पे खड़ा हो रहा था. President Muizu shift to China. President Muizu state visit to China resulted in 20 agreements and 130 million aid package. 130 करोड़ रुपए उसको मिल रहे हैं. ठीक, 130 करोड़ डॉलर. Not renewal of joint hydrographic surveys with India and granting permission to Chinese vessels signals a strategic shift. तो देना तो मालदीव तुम्हारा पार्टनर रहा है पास्ट में, अगर ऐसा कर रहा है तो गलत है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है. Chinese concern ignored despite objections from India. President Muizu allowed Chinese vessel to dock in the Maldives, aggravating concerns about growing Chinese influence in the Indian Ocean, growing Chinese presence in the Indian Ocean. तो नवल एक्सपेंशन क्या कहता है? चाइनाज नवल फ्लीट हैज एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली, ग्रोइंग फ्रॉम 250 टू ओवर 350 शिप्स इन अ डेकेड. 10 सालों के अंदर उसने अपनी 350 शिप्स बढ़ा दी है. सॉलिडिफाइंग द पोजीशन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी. कंसर्न्स ओवर रिसर्च एक्टिविटीज. इंडियन नेवी एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट चाइनीज रिसर्च एक्टिविटीज जनरेटिंग डाटा with potential civilian and military applications. Data collected in international waters raised question about the nature and implications. Conclusion क्या कहता है? The arrival of Chinese research vehicle in the Maldives add complexity in the already strained India-Maldives relations. President Muizu pivot towards China and decisions on strategic partnership have implications for regional dynamics as India monitors developments addressing concerns relating to the growing China presence in Indian Ocean. इंडिया कभी नहीं चाहेगा, बट द पॉइंट इज इसमें शायद कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है मुइजू साहब का, उनके यहाँ पर मालदीव में होने वाला रेडिकलिज्म है
और शायद वो रेडिकल्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो उनको जो मिनिस्टर्स हैं उनको देख के लग भी गया है। और हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अपने डिप्लोमेटिक मूव्स करती हैं, तो वो अपनी जगह कर रहा है, ठीक है। इंडिया को उसके काउंटर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसके काउंटर में करने का रिजल्ट है इंडिया ने कल से, ध्यान रखना बेटा, इंडिया ने कल से प्याज का एक्सपोर्ट मालदीव्स को बंद कर दिया है, और कल से इंडिया के जो मिल्क प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट मालदीव्स को होता था वो भी बंद हो गया है। अब उसका इम्पैक्ट होगा, देखो क्या होता है आगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर।